नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री अप पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य। पिछले लेक्चर में बात की थी अशोक के जितने भी स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे और बाकी अभिलेख थे, उनके बारे में स्टडी करती। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उनका रिवीजन करते हैं, देखता हूँ भैया कितना याद है। आ जाओ फटाफट, अब चेक करेंगे अपने आप को जो नॉलेज है भैया, जो पिछले लेक्चर देख के आए, फटाफट नॉलेज चेक करना अपना अपना भैया कितना क्या आपको याद है। वो एक तरह से हमारा शॉर्ट नोट्स रिविजन कर रहे हैं। हमने बात की थी भैया अभिलेख, पहले लिख लो लेख, अशोक के लेख। आ जाओ फटाफट, अभी इधर उधर देखना बंद करो, फटाफट फोकस करो। हमने हमारा एक भैया निकल के आया था, क्या नाम था भैया, एक भैया का क्या नाम था, विंटरनिट्स। विंटरनिट्स बोलो भैया, विंटरनिट्स था क्या? नहीं नहीं नहीं, अलग ही टॉपिक चलेगा पर चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे एक भैया निकल के आता है 1750 ईस्वी में, क्या नाम था भैया, टिफेन टेलर। टिफेन टेलर ने क्या किया था, बोलो भैया, हमारे जो अशोक साहब थे उनके अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजा था। किसने? टिफेन टेलर। फटाफट लिख चलो, 1750 में क्या होता है, टिफेन टेलर। टिफेन टेलर अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के लेख को क्या की भी है, खोज की सर्वप्रथम। सही है। फिर आपने एक आंसर गलत दिया था, बोलो कौन सा भैया, याद है क्या आपका अपना जेम्स प्रिंसेप का? ठीक है भैया। अब आता है भैया आपका अपना जेम्स प्रिंसेप कब आता है? 1837 ईस्वी में क्या आता है आपका अपना जेम्स प्रिंसेप। क्या करता है जेम्स प्रिंसेप? क्या करा भैया इसने? इसने की थी अशोक के जो लेख की खोज तो हो चुकी है, अब क्या करेगा, स्टडी करेगा। सबसे पहले स्टडी करी थी इसने अशोक के लेखों को पढ़ने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। अब बात करते हैं भैया लेख। लेख को हमने तीन भागों में बांटा था, कौन कौन सा भैया बोलोगे? पहले शिलालेख था, स्तंभ लेख था, गुहा लेख था। आइए बात करते हैं शिलालेख के बारे में फटाफट। शिलालेख, शिलालेख भी दो थे, एक तो वृहद, एक तो था वृहद शिलालेख, एक था लघु शिलालेख। एक तो था वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। अपन ने बात की थी लघु वाली, इंपॉर्टेंट है इसमें लघु, और उसमें स्तंभ लेख में भी लघु वाले में कंफ्यूज पता था आपको, आपको पता था भैया कंफ्यूज होने वाले हो, मेरे को पता था आप कंफ्यूज होने वाले, तो हमने देखा भी है भले बात कर लेते, कंफ्यूजन को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ठीक है। लघु शिलालेख, मैंने लघु के बारे में आपको क्या बताया था? लघु शिलालेख क्या होंगे, जिसके अंदर अशोक ने अपनी, अशोक की जो व्यवहारिक जानकारी है वो किसमें मिलती है? लघु शिलालेख में। सीधी सीधी बात लिखो, अशोक की भैया व्यवहारिक जानकारियां, व्यवहारिक जो जानकारियां है वो कौन देता है भैया? अशोक का लघु शिलालेख देता है। आइए बात करते हैं वृहद शिलालेख के बारे में। इनकी संख्या कितनी थी भैया? इन अभिलेखों की संख्या थी भैया कितनी? 14। और कितने स्थानों से प्राप्त होते हैं? 8 स्थानों से प्राप्त हुए। 8 स्थानों से प्राप्त हुए। स्थानों के नाम देख लेते फटाफट। बोलो भैया शाहबाजगढ़ी, थोड़ा क्या वीडियो स्टॉप हो गया था, कौन सा देखा भैया? शाहबाजगढ़ी हो गया, मानेसर हो गया, तीसरा है कालसी। शाहबाजगढ़ी, मानेसर, कालसी। चौथा आएगा गुजरात में था, क्या नाम था? गिरनार, ये जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ जिसको गिरनार भी बोलते हैं, कहां पे? गुजरात में था। इसके बाद में निकल के आएगा कौन सा? शाहबाजगढ़ी, मानेसर, कालसी, जूनागढ़। एक था भैया थाने वाला, कौन सा? सोपारा। फिर दो मैंने एक साथ बताया, दो एक साथ आएंगे, धोली और जोगढ़। धोली, जोगढ़। और फिर लास्ट आएगा भैया एरमुड़ी, एरमुड़ी। तो ये थे भैया 8 स्थान, कौन कौन से? ये थे। वृहद के बारे में बात की, इसमें आता भैया सवाल निकल के आता है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट था भैया, अशोक का कौन से शिलालेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है? बोलो भैया 13वां शिलालेख था जो क्या करता है? कलिंग आक्रमण की जानकारी, वो आप लिख लेना। अब बात करते भैया लघु के बारे में। लघु में देखा कि भैया जो क्या होता है, अशोक की व्यवहारिक जानकारी देने वाला, व्यवहारिक, व्यवहारिक जानकारी। इसमें 5 थे। जो पहला आता भैया कौन कौन सा? मास्की, गुर्जरा, सेकंड मास्की, गुर्जरा, मास्की, गुजरा, नेटूर, मास्की, गुजरा, नेटूर। और एक और कौन सा था? उदय गोलम, उदय गोलम। ये तो बोलोगे, ये तो भैया 4 वो थे जो अशोक का, जहां पे जो अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है,
वो जानकारी देना। ये 4 अभिलेख थे, एक भूल गए आप, कौन सा? भाब्रू। एक कौन सा था भाई? भाब्रू अभिलेख। ये बताता भी अशोक ने जो जैन धर्म अपनाया था, अशोक ने जैन बताया था, बौद्ध, बोलो भैया जैन नहीं बौद्ध, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उसकी जानकारी देने वाला कौन था? भाब्रू अभिलेख। तो ये 5 थे, मास्की, गुजरा, नेटूर, उदयगोलम और बाबू। ये 4 तो क्या करते हैं? अशोक का जो स्पष्ट रूप से जो अशोक नाम सर्वप्रथम कहां मिलता है वो इनके द्वारा प्राप्त होता है। और बाबरू अभिलेख क्या बताता है? बाबरू अभिलेख उसके बारे में बताता है कि जो अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, पहला लेख कंप्लीट, दूसरा आता है भैया स्तंभ लेख। बात करते हैं स्तंभ लेख के बारे में। स्तंभ लेख, स्तंभ में कौन सा पहले देखेंगे? बृहद। इनकी संख्या देखते हैं भैया। पहले तो अभिलेखों की संख्या कितनी थी? बोलो भैया 7 संख्या थी भैया, 7 संख्या थी, 7 और स्थान 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। 6 स्थानों के बारे में चर्चा इधर कर लेते हैं अपन इस साइड में। कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन, वो आप देखते रहना। दूसरी कौन सी थी? इधर चलने दो ना। प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा था मेरठ, रुको प्रयाग प्रशस्ति, टोपरा, मेरठ, दिल्ली। प्रयाग प्रशस्ति हो गया, टोपरा हो गया, मेरठ दिल्ली हो गया, लोरिया अरराज और प्लस एक और तभी लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ और लास्ट निकल गया था रामपुरवा, रामपुरवा। तो भैया ये 6 थे। ठीक है, अरे भैया लोरिया, लौंडिया नहीं है, लोरिया है हमारे पास। मतलब लिख लो बाहर उससे भाई, उससे जिंदगी से बाहर लिख लो, पता है आज परेशान कर रहा है। ठीक है, हमारे भाई अटक करके लौंडिया में, भैया लोरिया है, लोरिया क्या है? लोरिया। कौन कौन से? प्रयाग प्रशस्ति, टोपरा, मेरठ दिल्ली, लोरिया अरराज और लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो ये थे भैया 6। अब बात करते हैं इसके लघु के बारे में। लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख किसकी जानकारी देते हैं भैया? अशोक की जो उसने घोषणाएं की थी उसकी जानकारी देते हैं। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? पहला हमने देखा था रुनंदई, रुनंदई, रुनंदई अभिलेख। दूसरा हमने देखा था सारनाथ, सांची। रुनंदई में देखा था क्या? से टैक्स था, उसने क्या है कि 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। और इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज थी? वे जो मौर्य जो साम्राज्य है, इसके जो राजस्व है उसके बारे में क्या बताता है? जानकारी देता है। कौन? रुनंदई। सारनाथ में देखा कि भैया जो एक संगम था, कौन कौन सा भैया? सोन और वरुणा, उसके संगम पर क्या होता है? एक अपने को स्तंभ मिलता है। ठीक है, सांची के बारे में क्या देखा? अशोक ने चेतावनी दी थी बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को। हाँ भैया यहां तक अपना क्लियर है, यहां तक अपना क्लियर है, बस स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। चलिए चलिए चलिए, अब बात करेंगे, टॉपिक है, हेडिंग डाल लो, मौर्य कला। मौर्योत्तर काल की जो कला थी उसके बारे में इस लेक्चर में आज चर्चा करने वाले हैं। मजा आने वाला है टॉपिक, क्योंकि उनमें से कई टॉप पॉइंट्स आएंगे जो आपके पढ़े हुए हैं। चलो चलो चलो, हेडिंग डाल लो, मौर्य कला, मौर्योत्तर कला। ये मौर्य कला डाल दो, सबसे बढ़िया। बीच में मौर्य कला थी, ये 2 भागों, अभी स्टडी करेंगे ना कभी भी, तो ये 2 भागों में करी जाएगी। कौन कौन सी भैया? इसका पहला पार्ट तो निकल के आता है राजकीय कला, राजकीय कला, सही है। और दूसरा निकल के आता है लोक कला, लोक कला। थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ पे राजकीय कला में 4 भागों बांटा गया है। कौन कौन सी 4 कला इंपोर्टेंट है इसके अंदर भी? पहला आता है महल, पहला आता है उनके महल, बहुत बढ़िया। दूसरा आता है स्तूप, सबसे इंपोर्टेंट है महल, क्योंकि भैया जो हमारे सीएम साहब थे, अपने सीएम मत समझ लेना भैया, अपने चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे राजप्रसाद जिसको बोलते हैं रॉयल पैलेस का निर्माण करें कि अलग अलग इतिहास का, जैसे बात करते हैं फाइयान था,
एरियन था, अपना जो मैग्नेस्टीस था, वो इनके बारे में क्या क्या बोल गया, उनके स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे स्तूप। स्तूप के पता तो होना चाहिए, मुझे पता है कई कई टॉपर्स अपने कि बोले भैया हमें यार स्तूप थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत आधी जानकारी है, कोई बोले भैया पूरा पता है, सबको बताएंगे। फिर स्तूप के टाइप्स बारे में बात करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्तूप है। तो वैसे तो अशोक के 84,000 स्तूप है, तो 84,000 की तो स्टडी कर नहीं सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्तंभ के बारे में। तो भैया स्तंभ तो आपने पढ़ा दिया, स्तंभ तो आपने पढ़ लिया है। फिर इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें भी है यूनानी शासक है जिसका नाम था डेरियस। कई इतिहासकार बोलते हैं कि डेरियस ने ना जो अपने स्तंभ बनवाया था, ये डेरियस का जो स्तंभ था, अशोक ने क्या इसको कॉपी कट कर लिया था। अब हम डिफरेंस देखेंगे, क्या आपको समझा दूंगा मैं, फिर आप ही बताओगे कि भैया क्या इसमें यहाँ पे इसने कॉपी किया था क्या। ठीक है, तो पहला देगा महल, दूसरा स्तूप स्तंभ स्तूप, तीसरा था स्तंभ और चौथा था भैया गुहा, गुफा गुफा गुफा। गुफाओं के बारे में चर्चा कर ली थी, मैं आपको पहले पॉइंट्स लिखा जो इसके बारे में आते हैं। अब भैया लोक कला के बारे में देखेंगे, सेकंड देखेंगे लोक कला। लोक कला में उस समय जो कोई चीज चल रही थी, क्या मूर्ति बना थी, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्रारंभ हो गई थी उस समय, मौर्योत्तर काल में बनना। यक्ष की मूर्ति कहां मिलती है, यक्षिणी की मूर्ति कहां मिलती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हेडिंग लगाओ राज की कला। राज की कला में बात करेंगे महल के बारे में। ठीक है, बात करते भी अब किसके बारे में, महल के बारे में। थोड़ा सा पानी। चलिए चलिए चलिए, मैंने महल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी क्या, क्योंकि सीएम है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, उनके उसने महल ही इस तरह से बनाया, उसका जो राजप्रसाद था जिसको बोले रॉयल पैलेस, जैसे उसके बारे में बात की, थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं कि देखा गया कि उसकी जो महल था, जो उसका रॉयल पैलेस था, वो बनाया गया था लकड़ी के महलों का, पूरे लकड़ी का बनाया था, जिसकी लंबाई देखे तो 140 फुट तो उसकी लंबाई थी, चौड़ाई थी 120 फुट, 40 खंबे बन रखे थे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी जो एग्जाम में तो पूछता नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा, हाँ भी ये था। हमने क्या देखा भी, सीएम हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका राजप्रसाद, राज प्रसाद, इसको बोलते हैं रॉयल पैलेस। अब आपकी उत्सुकता हुई भी है, ऐसे क्या बना दी इसने, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी तो जागी होगी अंदर की भी, क्या बना दी इसने ऐसा। पहले वैसा करो, अब उस टाइम का बनाया हुआ अभी तो रहेगा नहीं, अब तो अवशेष मिलेंगे, तो आप मन में जिज्ञासा हो गई कि भैया इसकी लोकेशन कहां पे, प्रेजेंट लोकेशन हमें जाननी है। लोकेशन ये इसकी जो पटना है ना अपना, पटना, पटना के समीप भी कुम्भहार गांव में मिलता है, पटना के अंदर है कुम्भहार, कुम्भहार गांव, यहां पे क्या है इसका लोकेशन, बोलो पटना के कुम्भहार गांव में क्या मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं। जैसे बुलंदी बाग के बारे में बात करें, बुलंदी बाग है ना, तो वहां से क्या मिलते भी है, बुलंदी बाग से मिलते हैं लकड़ी के साक्ष्य। तब समझ में आ गया यार वो चीज थी। फिर हम अब इतिहास का निकल के आएंगे, जैसे पहला इतिहास का निकल के आता है एरियन, एरियन के बारे में बात करते हैं भैया। एरियन भाई साहब क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, एरियन भाई साहब आए, पाटलिपुत्र के राजप्रसाद को देखा, उनके मुंह से निकल गया, बाहर से देखे थे देख रहा था, उनके मुंह से निकल गया यार ये तो जो सूसा और जो एक वेतान इनके महलों से अच्छा है। क्या बोला मैंने, पाटलिपुत्र के राजप्रसाद, पाटलिपुत्र के राजप्रसाद, सूसा और एक वेतान, सूसा और एक वेतान, सूसा हो गया और एक आ गया एक वेतान, सूसा और एक वेतान के महलों से अच्छा है, के महलों से अच्छा है। ये तो समझ में आ गया भी, इसने देखा पाटलिपुत्र के राजप्रसाद बोला, ये तो सूसा और एक वेतान के महलों से अच्छा, भी स्टेटमेंट है, स्टूडेंट ऐसे कैसे देखे पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, ये याद रखना है। सेकंड हम बात करेंगे फाइयान के बारे में, सेकंड हम बात करेंगे भैया फाइयान, फाइयान के बारे में। फाइयान भाई साहब क्या थे आपको पता है, फाइयान था चीनी, चीनी आती था, चीनी बोलेगा। इसने क्या है, दूर से देखा पाटलिपुत्र में, दो फील करना, दूर से देखा, वाह चांग चिंग चोंग चिंग चोंग, आए समझ, तो क्या मजाक कर दी, अरे चाइनीज बोली भैया ने, समझ में आया भैया को, नहीं समझ में क्या बोला, ठीक है। लेकिन मैं वो बता ये यहाँ पे क्या स्टेटमेंट देके जाता है, ये स्टेटमेंट दिया, इसका स्टेटमेंट क्या था,
कि भैया इसके जो महल है वो ऐसे महलों का निर्माण देवता ही कर सकते हैं। ऐसे महलों का निर्माण, आप थोड़ा इमेजिन करो भी, इस प्रकार का महल बना दिया कि जो देवताओं से तुलना कर रहे हैं भाई, ऐसे महल का निर्माण देवता ही कर सकते। कई कई जगह, कई कई बुक्स में हम देखते हैं कि देवता के साथ साथ राक्षस भी रहते, देवता की देवता या फिर राक्षस बना सकते हैं। हमने क्या देखा भैया, फायन का स्टेटमेंट, वाओ चांग चिंग चोंग चिंग चोंग, आया समझ में? अब आ गया भैया समझ में, अब क्या बोला आपने, ठीक है। फायन में क्या स्टेटमेंट लिखे, ऐसे महलों का निर्माण, ऐसे महलों का निर्माण, ऐसे महलों का निर्माण केवल देवता ही कर सकते हैं, केवल देवता ही कर सकते हैं। अब अपना मैग्नेस्टीज निकल के आएगा, कौन निकल के आएगा, मैग्नेस्टीज, मैगस्थनीज। मैग्नेस्टीज जो बात बोलेगा ना, बोलोगे वो तो हमको पहले से पता है, वो बोलोगे भाई वो तो हमको पहले से पता है। बोलो क्या पता है, ये ऐसे बोलता है कि जो पाटलिपुत्र था ना, वो पाटलिपुत्र की लोकेशन बताएगा। भैया हम नहीं जा रहे महल महल देख रहे, हम महल देख रहे नहीं जा रहे, पाटलिपुत्र है ना उसको दूर से खड़े देख रहा भैया ये पाटलिपुत्र की लोकेशन क्या है। पाटलिपुत्र नदी आएगी, बोले संगम कौन सा है, वहां पे संगम बन रहा है, वो भी संगम कौन सा आ गया, वो खड़े दिमाग लगा रहे संगम, तो यार एक तो ये तो था कौन सा, सोन और एक गंगा। आ जाओ, मैग्नेस्टीज बोलता है कि जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी, सोन और गंगा के संगम पर स्थित है, सोन और गंगा के संगम पर स्थित है, संगम पर स्थित है। अब आपको बोला भी ये तो हमें पहले पता है, हमने पढ़ चुका है इसको कहां पे, हरियक वंश के बारे में। आज आ जाओ, अब आ जाओ को चेक करते हैं, हरियक वंश पे आ जाओ। हरियक वंश, हरियक वंश में बात की थी, इसमें 3 इंपोर्टेंट शासक निकल गया था, कौन कौन से, रिवीजन करवा रहा हूं फटाफट, बोलते जाओगे। बिंबिसार, पहले शासक का नाम था बिंबिसार, दूसरे का आएगा अजातशत्रु, बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु, तीसरा आएगा उदयन, उदयन। तो पहले ये चलो एक छोटा सा सवाल कि बिंबिसार ने ना, आपको समझ में, हरियक वंश की स्थापना की थी, लेकिन कब की थी, डेट लिख दो, जब तक मैं अपने हिसाब से लिखता हूं, ईसा पूर्व। अब आ जाओ, बता दिया होगा आपने, 544 ईसा पूर्व बिंबिसार ने हरियक वंश की स्थापना की थी। अब हमने ये देखा था ना, सोन और गंगा नदी का संगम। हरियक वंश की पहले राजधानी क्या थी, दोनों समय बिंबिसार और अजातशत्रु, बोलो भैया राजगृह थी। उसके बाद में क्या था, उदयन ने, उदयन ने क्या किया था, गंगा और सोन इस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र या पाटिलग्राम, पाटिलग्राम, क्या बोला भैया, पाटलिपुत्र बोल दिया या फिर पाटिलग्राम बोल दिया, ठीक है। इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, और इसको फिर बना दिया था भैया राजधानी। आ जाओ, उदयन के बारे में पूरी बात कर लेते, थोड़ी बहुत और दो दो क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं कि भैया इसको पितृहंता और पितृभक्त कौन कौन से ग्रंथ या कौन कौन से, हाँ चलो ग्रंथ बोलते हैं, बौद्ध साहित्य के अनुसार ये क्या है, बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ, मतलब ये बौद्ध साहित्य क्या बोलते हैं इसके बारे में, बौद्ध साहित्य बोलते हैं इसको पितृहंता, पितृहंता, बहुत बढ़िया। और दूसरा जब जैन साहित्य भी, जैन धर्म का अनुयायी तो बोलेंगे भैया, जैन धर्म का अनुयायी तो जैन धर्म क्या बोलेगा, पितृभक्त, सब याद आ गया होगा, अब तो नहीं, तो भैया अब तो सब याद आ गया। तो ये चीज थी हरियक वंश के बारे में, थोड़ा सा उदयन के बारे में चर्चा की, क्योंकि ये चीज आ गई थी, मेरे को लगा लिंक कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको देखो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। चलिए स्टार्ट करें, अब बात करेंगे भाई स्तूप के बारे में। ये तो था महल के बारे में, हेडिंग डालो स्तूप। भाई स्तूप का कौन कौन जानता है, सही से हाथ खड़ा कर लो, यहाँ पे जहां पे बैठो फटाफट हाथ खड़ा कर लो कि भैया हम जानते हैं स्तूप के बारे में। पता है कई टॉपर्स हमारे ऐसे बैठे हैं कि बोले भैया स्तूप यार थोड़ा कंफ्यूजन है, पता तो है भैया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पता तो है हमें, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन है। चलो 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 सोचो फटाफट, सोचो सोचो सोचो, सोच लिया यार भैया, याद ही नहीं आ रहा, पता तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। चलिए खैर, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड लगाओ भैया स्तूप,
स्तूप। सबसे पहले एक चीज लिखो स्तूप के बारे में कि भैया बौद्ध साहित्य के अनुसार, किसके अनुसार? बौद्ध साहित्य के अनुसार। बौद्ध साहित्य, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ना यार। थोड़ा सा उसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि मेरे को जगह चाहिए। बौद्ध साहित्य के अनुसार, बौद्ध साहित्य के अनुसार, बौद्ध साहित्य क्या बोलता है इसके बारे में कि भैया अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कि भैया अशोक था, उसने क्या, अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। स्तूप का निर्माण करवाया। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं स्तूप के बारे में। अब आ जाओ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये लगा लेना क्योंकि घूमते फिरते छोटा होना सवाल बन जाता है। अशोक के कितने स्तंभ थे? 84,000 स्तंभ थे। मैं कैमरा चेक कर लू एक सेकंड। बड़े चल रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब स्तूप का भैया शाब्दिक अर्थ बता दो आपको, इसका शाब्दिक अर्थ कई कई को पता है और कई कई बोल रहे भैया एक हिंट दे दो, थोड़ी सी एक हिंट दे दो, हम बता देंगे। शाब्दिक अर्थ आता है इसका समाधि। हाँ भैया अब समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट देखो, स्क्रीन पे फोटो आ गई होगी आपके, फोटो को देखो। अच्छा भैया ये था, ठीक है। अब आ जाओ वापस। समाधि के अंदर क्या होगा? बोलो भैया इसके अंदर व्यक्ति के अवशेषों को गाड़ कर सुरक्षित रखते थे। क्या बोला भैया? इसके अंदर जो व्यक्ति होता था, व्यक्ति के अवशेषों को, व्यक्ति के अवशेषों को गाड़ कर सुरक्षित रखते हैं। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति होता है ना, उसके जो अवशेष होते हैं जैसे हड्डी, दांत, इनके और कुछ भी, जैसे उनकी डेली यूज वाली वस्तुएं हो गई और कुछ भी उनके जो कोई पदचिन्ह, कोई उनकी, समझ गए आप? ठीक है, वो क्या है, उसको गाड़ के उसके अंदर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। हाँ भाई की चीज सही रहे। बोलो हाँ भी ये चीज समझ आए। अब ये जो समाधि है ना, इसका मतलब होता है एक वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में समाधि को बोलते हैं शमशान। वैदिक साहित्य में यही लगाता हूं, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में जो समाधि है क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं शमशान। ठीक है भैया? बोलो हाँ भैया, क्रिस्टल क्लियर है। अब आ जाओ, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? इसका सर्वप्रथम उल्लेख चलना चाहिए भैया दिमाग। हाँ भैया सबसे पहले इसका उल्लेख कहां मिलता है, इसका ये होता है, इसमें क्या होता है, वो सारा बात कर रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में नहीं, मेरे दिमाग में आया। क्या आया भैया कि इसका उल्लेख, सर्वप्रथम इसका उल्लेख, सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहां मिलता है भैया? अरे वो अपना, आपका अपना कौन बोले? आप तो सबको आप अपना बना देते, ऋग्वेद, आप अपना ऋग्वेद। अच्छा ऋग्वेद, चलो ऋग्वेद से एक सवाल कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस सूक्त का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस सूक्त का उल्लेख किया गया है? होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ऋग्वेद के किस सूक्त में, जैसे बोलो ऋग्वेद के किस सूक्त में, जैसे बोलो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, वो क्या बताऊंगा यार, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस सूक्त का उल्लेख किया गया है? अब क्या बताओगे? सिर्फ एक शब्द है। ठीक है, एक शब्द है, बस वो टाइप कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं, ये होता है 4 प्रकार के। अब स्तूप के होते हैं भैया 4 प्रकार। देखो कौन कौन से स्तूप? एक होता है भैया परिभोगिक, सबसे पहले होता है शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप। दूसरा होता है पारिभोगिक, शारीरिक हो गया, पारिभोगिक हो गया। तीसरा था उद्देशिक स्तूप। उद्देशिका स्तूप। और लास्ट निकल के आता है भैया कौन सा? शारीरिक हो गया, पारिभोगिक हो गया, उद्देशिका हो गया, और लास्ट निकल के आता है पूजार्थक, पूजार्थक स्तूप। अब बात करते हैं शारीरिक स्तूप। नाम से पता लग रहा है भैया, सबके नाम पे जाओ, शारीरिक स्तूप यानी कि भैया
शरीर के संबंधित आ रहा है, यानी कि इसमें व्यक्ति का होगा जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के, क्योंकि भाई बौद्ध धर्म में चाहते हैं सारा स्तूप स्तूप तो शारीरिक स्तूप में बात कर रहे हैं जो गौतम बुद्ध थे उनके अवशेष, ठीक है, उसको वो इसमें रखते थे, बुद्ध के अवशेषों को, बुद्ध के जो अवशेष थे, अवशेषों को इसमें रखा जाता है, जैसे हड्डी, दांत, ये वगैरह वगैरह, ये इसके अंदर आता है। ये शारीरिक स्तूप आ गया कि भैया जो गौतम बुद्ध थे उनके शरीर के संबंधित जो भी हड्डियां, अवशेष, अवशेष बोलेंगे तो जो अवशेष था वो अपन इसमें रखते हैं, किसके अंदर, शारीरिक स्तूप के अंदर। अब अपन बात करते हैं परिभोगिक, पारिभोगिक, नाम से पता लग रहा है, नाम पे जाओ फटाफट, पारिभोगिक, ये पकड़ो भाई, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, भौगिक यानी कि भोग, उनकी तरह भोग की जाने वाली वस्तु, यानी कि वो कौन सी वस्तु का यूज कर रहे थे, ठीक है, जैसे बोलो भैया भिक्षा पात्र हो गया या अदर अदर कोई भी जो वस्तु हो गई, उन चीजों को रखा जाता है किसके अंदर, पारिभोगिक स्तूप के अंदर, ठीक है। उनसे संबंधित वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र हो गया सारा, ठीक है। अब तीसरा आता है उद्देश्य का स्तूप, उद्देश्य का स्तूप यानी कि वो कौन कौन से स्थान पे थे, उनका स्थान हो गया और एक उनका प्रतीक, ठीक है, एक आ जाएगा स्थान हो जाएगा, एक आ जाएगा प्रतीक। एक तो हो गया स्थान और एक हो गया प्रतीक। तो वो कौन कौन से स्थान पे थे, प्रतीक कौन कौन से थे, तो वो सारा आता है किसके अंदर, उद्देश्य का स्तूप के अंदर आता है। लास्ट हम देखते हैं पूजार्थक, फील करो रहे पूजार्थक, यानी पूजार्थक यानी आस्था का केंद्र। पूजार्थक हम जाते हैं मंदिर में, कहीं गए अपने घर में पूजा कर लेते हैं, जैसे मैं घर में पूजा करता हूँ डेली, वो फिर मंदिर में जाते हैं, वो अलग है, जैसे आज भी जाना मेरे को, ठीक है, तो वो बात अलग है। पूजार्थक के बारे में बात कर रहे थे, पूजार्थक यानी कि आस्था का केंद्र, मंदिर क्या है, एक आस्था का केंद्र है, ठीक है। तो पूजार्थक स्तूप में आता है आस्था के केंद्र संबंधित, जैसे सारनाथ स्तूप, सारनाथ का स्तूप था, ठीक है, पूजार्थक में रहेगा भैया आस्था का केंद्र, आस्था का केंद्र, उससे संबंधित जो भी आता है वो सारा पूजार्थक स्तूप के अंदर जाता है। हमने देखा भाई सीधी सीधी बात है, चार टाइप के होते हैं, शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप, पूजार्थक स्तूप। शारीरिक मैंने बात की है जो गौतम बुद्ध थे उनके संबंधित जो अवशेष थे उनको इसके अंदर रखा जाता है। पारिभोगिक स्तूप में देखा भैया संबंधित जो वस्तु थी वो किस चीज का भोग करते थे, उनसे संबंधित जो वस्तु है वो इसमें रखा जाता है। तीसरा आता है भैया उद्देश्य का स्तूप, जैसे स्थान हो गया, प्रतीक हो गया, वो सारा इसके अंदर इनसे संबंधित था। और पूजार्थक स्तूप देखा भैया, पूजार्थक यानी पूजा यानी आस्था का केंद्र, वो सारा इसके अंदर आता है। तो हमने देखा स्तूप के बारे में। अब अपन बात करते हैं भैया, एक फोटो बनाता हूं, फोटो देखो, फिर अपन इसके जो इंपॉर्टेंट जो स्तूप हो उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए फिर आपको मैं स्क्रीन में फोटो भी दिखा दूंगा, पहले आप यहाँ पे देखोगे ना, फिर आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। फिर ये ऐसे तो आ जाओ भैया, फोटो आप बन गई। सबसे ऊपर वाला भाग है वो ये दिख रहा है ना, ये रिंग सी, ये है भैया मेदी, मेदी नहीं है, ये है भैया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैप में कुछ अधूरा, वो मैप तो पूरा कर लो एक बार। मैप क्या है, डायग्राम, ये तो हो गया ना शीर्ष, ये तो इसका हो गया ना शीर्ष, शीर्ष को बोलते हैं छत्र, छत्र, कंप्लीट है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। सबसे ऊपर वाला भाग जो रिंग वाला पार्ट है वो क्या है भैया, छत्र, बहुत बढ़िया। ये होता है भैया हर्मिका, ये थी भैया हर्मिका, हर्मिका। ये हो गया भैया अंड, अंडे की शेप है ये वाला, तो ये हो गया भैया अंड। ये है भैया तोरण, ये दिख रहा है ना, ये खड़े हैं जो ये तीन है, ये है भैया तोरण, इसको बोलेंगे तोरण। और ये जो लाइन आ रही है ये यहां से आता, ये है भैया क्या, वेदिका,
वेदिका। और ये चीज है मेधी। मेधी थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूज हुआ था, लेकिन कोई ना। हाँ, हमने देखा भैया सबसे ऊपर जो रिंग वाला पार्ट है उसको बोला छत्र। इसके नीचे ये जो पार्ट था इसको बोला भैया हर्मिका। ये अंडे वाला पार्ट हो गया अंड। और इसके बाद में ये जो तोरण है वो, और ये इसका जो बेस लाइन है जो, इसको बोला हमने क्या, मेधी। और सब ये जो आया घूम के ये था भैया क्या, वेदिका। अब आपकी स्क्रीन फोटो है, अब आपकी स्क्रीन फोटो फोटो देखो, अब पूरे डिवाइड कर रहा है कि कौन क्या है कौन क्या है कौन क्या। फटाफट देखो, बोलो भैया चीज सही है, सेम टू सेम चीजें चल रही है। ठीक है, सेम चीजें चल रही है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोटो आपके स्क्रीन पे। अच्छा भैया नेक्स्ट भी देख ली क्या? सही है, चलो आ जाओ। एक और फोटो देखो स्क्रीन पे, एक और बरूद की देखो एक बार। बोलो अच्छा भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्तूप के बारे में। ठीक है, फोटो से समझ में आ गया? हाँ चलो। वैसे आपको मैंने यहां बना भी दिया है, अब फोटो से दिखा भी दिया। अब अपन बात करते हैं भी इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्तूप है। चलिए चलिए चलिए, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्तूप के बारे में। पहला आता है भैया पीपरी हवा स्तूप। पीपर हवा स्तूप, ये भैया सबसे प्राचीनतम स्तूप है। ये क्या है? सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम। कहां पे स्थित है? अपने उत्तर प्रदेश। सारनाथ के बारे में बात करते हैं भैया। दूसरा भी है सारनाथ। सारनाथ का स्तूप कहां पे भैया? तो पता है इसमें क्या क्या चीजें हो रखी है, आपको सारा समझा रहा है। सारनाथ बोलो उत्तर प्रदेश। सांची का स्तूप, सांची स्तूप कहां पे? मध्य प्रदेश में। सांची वाला है भैया मध्य प्रदेश में। एक आता है धर्मराजी का तक्षशिला स्तूप। धर्मराजी का तक्षशिला स्तूप, धर्मराजी का तक्षशिला स्तूप, तक्षशिला स्तूप। धर्मराजी का तक्षशिला स्तूप। ये चार इंपोर्टेंट है। और अपन बात करते हैं जैसे अमरावती था ना, जैसे अमरावती हो गया, वो सफेद संगमरमर से बना हुआ था, वो उसको व्यापारियों के संघ ने बनवाया था। एक दमेक स्तूप था, दमेक स्तूप था मौर्यकालीन का, दमेक स्तूप था भैया मौर्यकालीन का, जो सारनाथ के पास में स्थित था। तो भैया ये थे इंपॉर्टेंट स्तूप। अब बात करते हैं भैया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? पहला हमने महल के बारे में चर्चा की, स्तूप के बारे में चर्चा की, और तीसरा पॉइंट क्या था भैया? बोलो 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 फटाफट, बोलते नहीं हो यार। एक तो आप क्या था, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होने वाला। महल के बारे में देख लिया, स्तूप के बारे में देख लिया, तीसरा आता भैया स्तंभ के बारे में। अब हम यहां पे तुलना करने वाले भैया। तीसरा आता भैया स्तंभ। स्तंभ के बारे में मैंने बात कर ली थी, लेकिन कभी कभी आप पढ़ो भैया, आपने तुलना, वो जैसे वहां पे यूनानी शासक था डेरियस, उसके बारे में बताया नहीं, उसका भी स्तंभ था। तो ये पहले दोनों मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर हम देखते हैं दोनों के बारे में। ठीक है, यहां पे था अशोक का, पहले अशोक का बनाते हैं। फोटो देखो जब तक आपकी स्क्रीन फोटो है अशोक की स्तंभ की, ध्यान से देखो जब तक मैं मैप कंप्लीट करता हूं। बस वही मैप मैं यहां पे बना रहा हूं, बस कंप्लीट है।
देख लिया, आ जाओ आ जाओ फटाफट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यष्टि। देख लिया, बहुत बढ़िया। क्या ये ऐसा ही था क्या? क्या ये ऐसा ही था क्या? अब यहां बात करते हुए डेरियस के बारे में। डेरियस का मैं बना देता हूं इधर फटाफट। चलिए आइए बात करते हैं। ये चीज थी भाई, आपने ये क्या बना दिया? सबसे पहले आपने देखा कि भाई एक शेर बना हुआ था ऊपर, यानी कि भैया हमारा जो अशोक का है वो एक है भैया शेर, यानी कि भैया पशु आकृति। उसकी जो ऊपर जो आकृति जिस पे बेस पे वो बैठा है वो क्या है? पशु आकृति, वो शेर है। अब ये जो बेस था वो था क्या? फलक। बेस था, बेस क्या है? फलक। इधर फोटो चल गई, वापस फोटो देखो। अब ये जो बेस दिख रहा है आपको, बेस क्या है भैया? फलक है। बेस ये जो फलक है, इसके नीचे यार ये देखो कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है, यानी गुलाब की जो ये कमल है, कमल सॉरी कमल है, कमल की पंखुड़ी क्या उल्टी पर कमल है, यानी घंटा भी कई कई इसको बोलते हैं, कई कई इतिहास में घंटा, उल्टा घंटा रख दिया। ये तो है भी कमल की शेप, उल्टे कमल की पंखुड़ियां, ये क्या है? कमल की पंखुड़ियां, इसको बोलते हैं अवानमुखी कमल। क्या बोलते हैं? अवानमुखी कमल। ये हो गया सबसे बेस। और इसमें क्या है? ये क्या लिखा भाई? लेख लिखे हुए। ये क्या लिखा हुआ? लेख लिखे हुए। अब आ जाओ डेरियस के बारे में बात करते हैं। डेरियस का देखा गया ना तब स्तंभ, तो सबसे ऊपर जब अपना शेर बैठा करता है, वहां पे बैठा करता है उनका मानव, यानी मानव आकृति का बनाया हुआ है। इसके ऊपर ये वही कमल, कमल कैसा? सीधा। यहाँ पे जो कमल था, कमल कैसा दिखा भैया? सीधा कमल दिखा। यहाँ पे जो कमल कमल था भैया सीधा। ठीक है, फलक हो गया। यहां पे क्या है? ये नलिका युक्त बना हुआ है, ये नलिकाओं से बना हुआ है। और ये क्या है? इसका कोई लेख अभिलेख नहीं लिखवाया गया है। इसके अंदर हमें लेख युक्त मिलता है और ये लेख विहीन मिलता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे एकाश्म पत्थर से बना हुआ है, एकाश्म, एकाश्म पत्थर, एकाश्म पत्थर से क्या है? ये मिलके बना हुआ है, एकाश्म पत्थर से बना हुआ है। अब इसके बारे में बात करें तो ये तो अलग अलग पत्थरों से बना हुआ था, अलग अलग पत्थर से बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? बोला हाँ भाई समझ में आ रहा है। दूसरी चीज देखिए भैया, लेख युक्त है यार। अशोक भाई साहब को हमारा मिलता है लेख युक्त, लेख लिखा हुआ, और ये है लेख विहीन, लेख युक्त, लेख युक्त। और ये है भैया कौन सा? लेख विहीन, लेख विहीन। अब हमारे अशोक भाई साहब का जो स्तंभ है पूरा सपाट है भैया। कैसा है? बिल्कुल सपाट है, सपाट स्तंभ। और यहां पे कैसा भी नलिकाएं दिख रही है, नलिका युक्त है। कौन सा? नलिका युक्त, नलिका युक्त स्तंभ। हमारे ऊपर क्या बना है? पशु आकृति है और उनकी क्या है? मानव आकृति है। यहाँ पे कमल उल्टा है, यहाँ पे कमल सीधा है। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ भैया ये थे भैया स्तंभ की डिफरेंस। कभी आप पढ़ो तो कंफ्यूजन हो जाओगे यार आपने बताया नहीं था, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब लास्ट हमने ना इसके जो लेक थे, ये लेक क्या जो गुफा थी, गुफा के बारे में बात कर ली थी। जैसे ना अशोक ने क्या क्या बनाया था? विश्व झोपड़ी हो गया, सुदामा जैसे जो आजीवक साधु थे उनके लिए झोपड़ियों का निर्माण कराया था, रहने के लिए जो जगह दी थी। ठीक है, सीधी सी बात है, वहां से सवाल नहीं बनता है। सवाल बनेगा विश्व झोपड़ी का निर्माण किसने कराया? अशोक ने करवाया। आजीवक साधु को रहने की व्यवस्था किसने कराई थी भैया? या रहने के लिए गुफा किसने दी थी? बोला अशोक ने दी थी। अब लास्ट हमारा आता है भैया राज की कला कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट कौन सा था भैया? लोक कला। लोक कला हेडिंग डाल लो भैया, लोक कला। हेडिंग डाल ली, लोक कला। चलो आइए बात करते हैं लोक कला के बारे में। मैंने आपको बताया था लोक कला के बारे में कि मौर्योत्तर काल में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां बनना स्टार्ट हो गया था। तो पहला पॉइंट लगाओ,
मौर्य काल में यक्ष व यक्षी की, यक्ष हो गया और यक्षी की मूर्तियां प्रारंभ हो गई थी। मूर्तियों का निर्माण क्या हो गया भैया? प्रारंभ। पहला पॉइंट समझ में आया कि भैया इस समय जो मौर्योत्तर काल में जो यक्ष थी, यक्ष थे और यक्षिणी की मूर्तियां थी सॉरी, इसका निर्माण प्रारंभ हो चुका था। अब बात करते हैं भैया, दो तीन जगह आएगी। एक तो पटना, पटना के बारे में बात करते हैं। पटना भी, पटना के पास में भी है कौन सा, एक सेकंड, पटना के बारे में लिखो भाई, पटना से क्या मिलता है? पटना के पास एक जगह थी, जगह का नाम से थोड़ा स्लिप हो गया, लेकिन देखते हैं। यहां से क्या मिलता है? एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है, यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। इस यक्ष की ये जो यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई, तो यक्ष को क्या बोला भैया? यक्ष को बोला जाता है मणिभद्र। मणिभद्र कहा, यक्ष की जो मूर्ति प्राप्त होती है उसको क्या बोला भैया? उसको बोला मणिभद्र। देखो भैया, पटना का था भैया दीदारगंज, ये मरकम, मरकम। अब आता भी, अब यक्ष की मूर्ति मिली, उसको क्या बोला भी? हमने मणिभद्र बोल दिया। चीज सही है, बोलो हाँ। अब ये जगह दीदारगंज, दीदारगंज से क्या मिलता है भैया? एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। यक्ष की क्या मिलती है? मूर्ति प्राप्त होती है। बोलो भाई क्या ही लिखा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अब ये क्या फैक्ट्स है, आपको भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पटना के मरकम से क्या मिलती है? यक्ष की मूर्ति मिलती है, जिसको क्या बोला? मणिभद्र का, ठीक है। अब दीदारगंज से क्या मिलती है? यक्षी की मूर्ति मिलती है। दीदारगंज से क्या मिलती है? यक्षी की मूर्ति मिलती है, जिसको बोला चामार। पहले देखो आप, इसको बोला भी है चामार ग्रहिणी। क्या बोला भी है? इसको बोला चामार ग्रहिणी। पहला पॉइंट देखा कि भैया पटना के मरकम से क्या मिलती है? यक्ष की एक मूर्ति मिलती है, जिसको मणिभद्र कहा, जिसका नाम क्या लिखा? मणिभद्र। दीदारगंज से प्राप्त हुई यक्षी की मूर्ति में उसको हमने बोला चामार ग्रहिणी, चामार ग्रहिणी। जैसा एक बात करते बेसनगढ़ से, बेसनगढ़ से क्या मिलती है? यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है, यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। तो यही था, इसके अंदर यही था जो लोक कला में भाई ये चीज थी, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनती थी। तो भैया ये था हमारा लोक कला, लोक कला के बारे में बात की। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रशासनिक, सैनिक, सामाजिक, आर्थिक, जितनी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो गई वो सारी उसके अंदर बात करेंगे। उस लेक्चर में इसको खत्म करेंगे मौर्य वंश को। फिर हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के अंदर जो अनेक जो वंश है, शूंग वंश हो गया, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको अब डेली क्लासेस आएगी। मैं ट्राई करूंगा भाई, अब मेरा पैर भी सही है परफेक्ट, तो पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अब सही है, मैं सही है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।